सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली आज आप लोगों का टेस्ट भी है 3 o'clock 3 to 4 o'clock एंड सभी लोगों को टेस्ट देना है। जो टेस्ट पहले वाला था उसमें से भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो, पर सबसे पहले हमारी जो पेंडिंग डाउट्स है पहले की वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम P1 to P7 तक टोटल है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप मेरे को क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप पे तो भेजा नहीं है बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने भेजा है, तो यही पे क्वेश्चन नंबर बता दो आप। P1 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, अनम्यूट कर लो और टेल मी क्वेश्चन नंबर्स। Any question from P1? Guys, any question from P1? आवाज आ रही है? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, P1 से कोई डाउट बच्चों किसी का नहीं? P1 to P7 ट्राई कर रखे हैं ना, बहुत पहले का होमवर्क है। चलो P2 से बताओ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम P2? सभी अपने डाउट्स अपने साथ लेकर बैठे हैं, वीके जायसवाल भी अपने साथ लेकर बैठे हैं। P2 कोई डाउट किसी का P2 में? नहीं, बोलो बोलो, व्हाट्सएप पे भेज दिया करो पहले ग्रुप में, ताकि डाउट्स में सीक्वेंस से नोट कर लूं और फटाफट डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे टाइम खर्च नहीं होगा फिर, एटलीस्ट दैट इज अ गुड हैबिट रादर देन आस्किंग डाउट्स हियर। यहाँ पे कोई बीच में आपको डाउट आता है तो वो पूछ सकते हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। पर राइट नाउ मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, P2 से कोई डाउट एनीवन? फास्ट। P3 से कोई डाउट? एनी डाउट फ्रॉम P3? यस प्लीज। Question number 3. P3 का क्वेश्चन नंबर 3। P3 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आप अपनी तरफ से बताते चले जाएं। P3, P4, P5, P6, P7। सर हाँ, कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से P5 तक ही दिया था सर आप P5 तक ही दिया था सर आपने खाली P1, P4 और P1 to P5 ना, अभी बाद में मैंने मैसेज डाला था, अब आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। क्या जितना आपने किया है उसमें से कुछ पूछ लो आप। के जायसवाल से पूछ लो। P4 के 6th और 13th और 1st और P5 का 7th। सर 8th P4 का, P5 का 7th। हाँ, और क्वेश्चन P4 का 8, P4 का 8। हाँ, और बोलो। तो अगर हम बात करें हेलोजन में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है और आयोडीन का सबसे कम होता है, यानी कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस अप द ग्रुप। लेकिन एल्कली मेटल का अगर हम बात करें
तो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.3 है, हमने कैलकुलेट भी किया था, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी का 2.2 है, कांस्टेंट भी है। तो यानी कि अलोंग द ग्रुप तो यहाँ से यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और आपको ध्यान भी होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ता चला जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड एलिमेंट में। जनरली अलोंग द पीरियड आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ऐसा स्टेटमेंट आए तो आप इसका करेक्ट बोलोगे। डाउन द ग्रुप आप पी ब्लॉक के उधर की बात करोगे तो डिक्रीज होता है, या एल्कली एल्काइल मेटल की बात करोगे तो जनरली कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा चेंज होकर, तो हरदम फिक्स नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ केसेस में डिक्रीज होता है, सभी का कैलकुलेट करके देखें तो। वैसे स्लेटर्स रूल से हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, और स्लेटर्स रूल खुद अपने आप अप्रोक्सीमेशन है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमें उसी से ही करना है। सर लेकिन इसका आंसर रिमेन कांस्टेंट है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसका बीच में आंसर जो अगर डी रिमेन कांस्टेंट दे रखा है तो रिमेन कांस्टेंट देने के साथ साथ इनको ये भी बोलना चाहिए कि ये एस ब्लॉक के मेटल्स के लिए प्राइमरीली बोल रहे हैं, ब्रैकेट में प्राइमरीली फॉर एस ब्लॉक मेटल्स, ऐसा ब्रैकेट में लिख दे तो ठीक है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप या फिर कांस्टेंट दोनों सही है इसमें, ठीक है। पर पीछे आंसर आप बोल रहे हो सिर्फ रिमेन्स कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज नॉट परफेक्टली राइट। आगे ही आप क्वेश्चन देखोगे इसी में तो आपको डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप भी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, इसी या अगले वाले पी में कहीं पे। तो मैंने आपको कंप्लीट जैसा भी सिचुएशन है, आई हैव डन कंप्लीट डिस्कशन अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द फॉलोइंग, बोरोन के लिए, सिलिकॉन के लिए एंड मैग्नीशियम के लिए। सर ओनली थर्ड पार्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फिक्स चीजें हैं वो स्लेटर सिग्मा कैलकुलेट कर लिया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव और जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और जेड तो एटॉमिक नंबर होता है, हर बच्चे को पता है एटॉमिक नंबर, एग्जाम में भी दिया हुआ होगा एटॉमिक नंबर, तो जेड तो पता ही होता है, बस सिग्मा निकल जाए, स्लेटर्स रूल हमें क्लियर हो तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। अब स्लेटर्स रूल में करते क्या है, सबसे पहले तो आउगा प्रिंसिपल से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो M+N रूल से, आप उसके अकॉर्डिंगली पूरी जो मेमोरी मैप बनाई थी उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो तो N+N रूल से है, उसके बाद जो भी सब सेल है उनको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा अलग तरीके से सजाना पड़ेगा। किस तरह सजाओगे, बढ़ते हुए n की वैल्यू के साथ, और n की वैल्यू अगर सेम है तो l की वैल्यू बढ़ती हुई है, उस हिसाब से यू हैव टू अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, एंड इफ n इज सेम इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ l के हिसाब से आप सब सेल को अरेंज करते चले जाओ। फिर s और p को हम एक साथ रखते हैं, ये अज्यूम किया है स्लेटर्स ने, जैसे स्लेटर्स ने कि S और P का शिल्डिंग इफेक्ट नियरली सेम है और P और D का अलग है। वैसे हम जानते हैं NS का सब ज्यादा होता है, NP, ND और NF का स्टिरिंग और शिल्डिंग इफेक्ट होता चला जाता है, लेकिन स्लेटर्स रूल का ये अजम्पशन है कि NS NP को सेम लेकर चलो, ND NF को सेम लेके चलो, तो जिनका बिल्कुल नियरली सेम होता है शिल्डिंग और स्टिरिंग इफेक्ट, उनके को हम एक ग्रुप में रखते हैं। ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है आपके स्लेटर्स रूल के जो NSNP और ND, N सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब सेल का सेम। अब कभी कभी आपको बोलेंगे कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा और जेड इफेक्टिव निकालो, कभी बोलेंगे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, कभी बोलेंगे पेरिफेरी के लिए निकालो। जब भी पेरिफेरी के लिए निकाले तो कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसके लिए निकालना है, जैसे सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है तो कोई 15वां इलेक्ट्रॉन 15th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 40 इलेक्ट्रॉन के लिए सब के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो सिलिकॉन आपका
थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सिलिकॉन, तो आपका 3s2 3p2 लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p2। तो 3p का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें 3s2 3p2 के 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बचे हुए 3 के हिसाब से हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो। लेकिन कोई बोले कि पेरिफेरी का निकालो, तो मतलब कोई 3s2 3p2 के चारों इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला तो 3s2 3p4 के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेंगे। इस लैंग्वेज को जरा समझने की कोशिश करना, इस लैंग्वेज में आप स्टक होगे। और क्वेश्चन आपको वीके जायसवाल में भी एक क्वेश्चन पैराग्राफ में दे रखा है, पेरिफेरी मतलब बाहर से नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वैलेंस सेल मतलब उसका जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, तो Z-1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना होता है। लेकिन पेरिफेरी का नाम ले तो Z इलेक्ट्रॉन को लेकर सिग्मा निकालना होता है, क्योंकि किसके लिए निकालते हैं, जो बाहर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसके लिए जब भी पेरिफेरी वर्ड यूज किया जाए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए। अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज द ट्रैप इन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वो बोले कि तीनों में से मैं कौन सा करूं। एक क्वेश्चन करूंगा मैं आपके लिए, बाकी आप खुद कर लेना। कौन सा क्वेश्चन? 3 है इसमें, बोरॉन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। Which one you want me to do? Yes, please. Sir, magnesium. चलो मैं कर देता हूँ, सिलिकॉन का कर देता हूँ। तीनों में अच्छा तो सिलिकॉन ही है। सिलिकॉन का जेड तो है आपका 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दो एग्जांपल लूंगा और उसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें लगातार कंफ्यूजन होता है। सिलिकॉन उनकी इमेजिनेशन बहुत हाई लड़की होती है, ये तो हो गया है। एक बार म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट इट, जिसकी यहाँ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है कर लीजिए। 10 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 से 10 तो 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुपिंग करने, अब पेयर बनाना है आपको NSNP का और NTNF का। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर किसी को पेयर मिल पाए। कई लोग अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सिंगल भी रहते हैं, जब पेयर नहीं मिल पाते। वैलेंस का 1p के साथ होना चाहिए, पर 1p है नहीं, तो ये तो सिंगल रहेगा। बेचारा नहीं बोलना चाहिए। 2p6 ये पेयर बन गया, n की वैल्यू सेम है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरा ग्रुप कौन सा हो गया? यहाँ तो जो आप प्रिंसिपल से लिखे थे उन्हीं के सीधे सीधे ग्रुप बन गए। n की वैल्यू बढ़ रही है, जब n की वैल्यू सेम है तो s के लिए n की वैल्यू 0, p के लिए 1, तो l की वैल्यू बढ़ रही है तो n बढ़ते हुए l बढ़ते हुए लिखो और फिर NSNP को एक साथ रखो। NTNF d और f की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे किसके निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोवैलेंट एलिमेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए और नहीं बोला हो तो यही करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिस तरह याद रखा है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा और जेड इफेक्टिव निकालते हैं, नथिंग इज पेंसिल। तो 3s2 3p2 इस इलेक्ट्रॉन को 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन को आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो NSNP ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस ग्रुप के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 ले लो। n-1 में जितने भी हैं NSNP ग्रुप से बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू 3 हो गई, n-1 मतलब 2, तो n-1 वाले जितने भी सबसेल हैं sp2
सबके लिए पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा 0.85 ले लो और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1 ले लीजिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन 0.35 लेना है, ये 8 है तो 0.85 लेना है, बाकी के लिए 1। तो सिग्मा की वैल्यू हो गई और 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.85 हर्षित 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1। समझ में ना आती, फिर उन तेज करने को 20 बार कह दे, धीरे कर ले आवाज में ना सुना पूरा। एक मिनट एक बार म्यूट कर दो बेटा, यहाँ पर आवाज आ रही है, म्यूट कर दे ताकि आवाज ना पाए। शैलेंद्र, जो जिस भी बच्चे के यहाँ से नॉइस आ रही है प्लीज उसको आप म्यूट कर दें। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 ये हो गया, तो इससे सिग्मा की वैल्यू आ गई 9.85 सिग्मा की वैल्यू है ये फाइनली। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो ये हो गया आपका। तो अब Z इफेक्टिव फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी है 14, 9.85। आगे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। कोई बोले सिलिकॉन के पेरिफेरी के लिए Z इफेक्टिव और सिग्मा निकाले, तो हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस बार 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, तो इसमें 0.35 और बढ़ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, और सिग्मा की वैल्यू 0.35 बढ़ जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पेरिफेरी के लिए Z इफेक्टिव आएगा अगर पेरिफेरी वर्ड यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपका जैसे जिंक का निकालना है, हाँ कोई बोले कि 2, 4 और 6, 10, जो 10th इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में उसके लिए सिग्मा निकालो और Z इफेक्टिव निकालो। तो क्या रूल था, जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ग्रुपिंग करने के बाद उधर वाले ग्रुप है उनकी वजह से सिग्मा में कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। तो यानी कि इसका तो कोई काम ही नहीं है सिग्मा में। इस बार किसके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फाइंड सिग्मा फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। सब लोग ध्यान से सुन ले, 10th इलेक्ट्रॉन मतलब 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 10th इलेक्ट्रॉन इधर होगा 2p में। अब हमारे लिए जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये है, इसको चाहे रद्द कर दीजिए। इस बार नया क्वेश्चन जो हमने लिया है, तो ये हो गया n की वैल्यू हो गई 2, n-1 हो गया 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 प्लस 1 टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया आपके लिए। तो जो NSLP से बिलोंग करता है, तो इन 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0.35, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 और बाकी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 1 वाले बचे ही। तो इस तरह आप सिग्मा कैलकुलेट कर लोगे, 14 माइनस सिग्मा करके Z इफेक्टिव निकाल लोगे। इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के लिए अवेलेबल है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। पूरा 14 नहीं है, 14 प्रोटॉन का प्लस 14 की चार्ज अवेलेबल नहीं है, कम है। कितना कम हुआ वो सिग्मा से हम लोग देखते हैं, इसलिए Z माइनस सिग्मा इज Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं फॉर परफेक्ट क्लैरिफिकेशन। मैं जिंक का एग्जांपल ले लेता हूं या फिर मैं कॉपर का एग्जांपल ले लेता हूं। कॉपर 29 होता है और दिस इज एक्सेप्शन ऑफ पावर प्रिंसिपल। आप लोग जानते हैं, कॉपर क्रोमियम को जरूर ध्यान रखें, डोंट मेक मिस्टेक। कॉपर क्रोमियम आएंगे आपको पेपर में कहीं ना कहीं और आप लोग मिस्टेक करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, और क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में मिस्टेक होगी। एज सिंपल एज दैट। मिस्टेक कम करने का एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पेपर दो। मैं जैसे ही आप लोगों के पास पेपर भेजता हूं व्हाट्सएप पे, यू ट्राई ईच एंड एवरी पेपर, मार्क्स उसी से ही बढ़ेंगे। If we think we understand the lecture, we understood the lecture very well, and we have not sufficient practice,
कभी भी कितना भी अच्छा समझ लो आप क्लास में, उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और बाद में रेक्टिफिकेशन नहीं किया एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आप अपने मार्क्स को, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। प्लीज माइंड इट। बहुत सिंपल चीज है, बस बहुत काम की चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी। कॉपर 29 है। अब प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, नियोन का यहाँ तक हो गया 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, आर्गोन का यहाँ तक हो गया। np6 आते ही कोई ना कोई नोबल गैस, यहाँ पे 2p6 आया तो नियोन का हो गया, 3p6 आ गया तो आर्गोन का हो गया, 4p6 आते ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाएंगे तो क्रिप्टॉन का हो जाएगा, लाइक दिस। p6 आते ही कोई नोबल गैस का वहां तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 36 क्रिप्टॉन का होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है, नियोन का आपका 10 होता है, तो 10 यहाँ तक 18 आर्गन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन आपको 29 आप लोग जानते हैं, 3s2 3p6 फिर 4s2, उसके बाद क्या होता है 2p3s 3p 4s 3d कितना हो गया 3d 9 हो गया ये। पर ये तो एक्सेप्शन है, तो हम क्या करेंगे करेक्ट करने के लिए 3d 10 फुल्ली फील्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, ये करेक्ट करो आप। अब इसके बाद ग्रुपिंग भी करना पड़ेगा हमें, स्लेटर्स रूल के लिए अलग से ग्रुपिंग करना पड़ता है, तो इसको सबसे बाद में लिख लो 4s1 को। ये क्या हो गया, पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप n+n बढ़ते हुए लिख लिया मैंने, 4s उधर लिखा मैंने, n की वैल्यू बढ़ते हुए, n की वैल्यू ये है और n की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू बढ़ाओ, तो n की वैल्यू के हिसाब से 4s उधर हो गया। ये तीसरा ग्रुप है 3d और 3f के साथ है, तो सिंगल रहेगा 4s। कोई बोले कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंस, लास्ट वाले 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए, पहले 4s में चले गए थे, बाद में 3d में गए थे, तो लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, 3d में गया। तो हम बोलेंगे लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है सिग्मा और थर्ड इफेक्टिव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो अलग अलग चीजें हैं इधर, क्योंकि लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में n-1 डी में जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ns रहता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जब 3d वाले इलेक्ट्रॉन का एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे तो 4s की वजह से सिग्मा नहीं होगा, उधर वाले ग्रुप का सिग्मा नहीं होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूछा चला जाएगा तो इसके इधर तो कोई है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन, तो सबकी वजह से सिग्मा होगा क्योंकि उधर तो है ही नहीं। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको ले लें तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 4s वाले इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू हो गई 4, तो ये n-1 हो गया, ये भी n-1 है, तो ये nsnp ग्रुप से बिलोंग करता है, nsnp से बिलोंग करेगा तो उसके लिए तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन 0.35, बाकी कोई बचा ही नहीं, 0.35 वाला तो 0 इलेक्ट्रॉन है, प्लस n-1 में 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 है n-1 में, nsnp ग्रुप से बिलोंग करता है तो इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब के लिए क्या है 6 4 10, हर किसी के लिए 1 होगा सिग्मा, तो ये सिग्मा आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, और 29 माइनस सिग्मा कर देंगे तो 4s वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका z इफेक्टिव आ जाएगा। मैं बोलूंगा आपको कि लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालें, तो लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को मैं 9+1 करके लिख लेता हूं, और ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया इस बार आपका, दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, एंड सो ऑन इस बार। तो ns nd-nf से बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉन, तो पर इलेक्ट्रॉन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचे, पर इलेक्ट्रॉन 0.35 रहता है, और अगर हम बात करें बाकी सब के लिए क्या होता है, सिग्मा 1 होता है बाकी सब के लिए, तो ये हो गया कितने हो गए 10 + 18, यहां से आप 10 + 18 हो गए, हर किसी के लिए 1 रहेगा सिग्मा, तो ये सिग्मा हो जाएगा 3d वाले इलेक्ट्रॉन के लिए
और 29 में सिग्मा करेंगे तो इसके लिए जेड इफेक्टिव आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको सबसे पहले ग्रुपिंग, फिर एनएस और एनपी से बिलोंग करती है तो उसमें उस वाले ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उनके लिए सिग्मा, और n-1 के जितने भी sp-df है सबके लिए सिग्मा 0.85 और बचे हुए के लिए सिग्मा 1 पर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं, सिग्मा में कंट्रीब्यूशन। अगर NDNF ग्रुप से बिलोंग करता है तो उस NDNF में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब क्या रहेंगे, सिग्मा कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के लिए सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। जस्ट रिमेंबरिंग सर सर अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सर आखिरी में जैसे 4s2 आता है तो सर अगर बोले कि पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन पे निकाल लो तो सर फिर वो तो 3d1 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर 3d1 हो जाएगा तो आप ग्रुपिंग करके निकालेंगे, मतलब 3s2 3p6 और 3d1 से निकालेंगे। हाँ तो पर वो तो काम ही नहीं आएगा ना। 3D तो वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा 3D में, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो 4s वाला ही रहेगा ना कैलकुलेशन में सिग्मा तो। अच्छा सर क्या बोल रहे हो, दोबारा 4s और 3D तो किसका? सर 4s2 के बाद पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन 3d1 आ गया तो सर उसके बाद अच्छा हाँ ठीक है हाँ 4s के बाद 3D आ गया, पेरिफेरी वाला तो 4s ही लेके चलो गया, पेरिफेरी का तो 4s ही लेके चलो गया। मैंने आपको समझाया एक वीडियो लेक्चर में, बहुत ही गजब की चीज है वो, यू विल नेवर फाइंड इन एनी बुक एनी मटेरियल बाय एनी सोर्स, कि जो आउटर प्रिंसिपल से n+n रूल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट सबसेट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले होती है, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद एनर्जी अलग हो जाती है। तो 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 3D से, तभी 4s वालों की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, इसलिए निकालना आसान है, इसलिए आयोनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पहले 4s से करते हैं, लेकिन अगर फिल करेंगे तो 3D पे करेंगे, वो आउटर प्रिंसिपल से करते हैं। तो पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन मतलब अगर हम बात करें तो 4s और 3D, अगर 4s में और 3D में तो 4s और 3D ग्रुपिंग तो वैसे करेंगे। अब बोलेंगे पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस सेल वाले में 4s के बाद जो 4p है उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है? यस और नो? वैलेंस सेल से जस्ट बाहर वाले को पेरिफेरल बोलते हैं, वैलेंस सेल पेरिफेरी पे एकदम बाहर वाला सेल है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल पे ऐड करेंगे तो मतलब पेरिफेरी पे ऐड कर रहे हैं, बस सिंपल वे ऑफ थिंकिंग इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है सर अगर वैलेंस सेल में ऐड करेंगे लेकिन सर 4s2 तो पहले ही फुल्ली फील्ड है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं आएगा तो इलेक्ट्रॉन 3D में। चलो मैं एक बार बताता हूं, आप कोई किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे क्रोमियम ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, 25, तो ये कितना हो जाएगा 3d5 4s1 हो जाएगा। अभी तक यहाँ तो अगर 4s2 ही हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा,